वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है परसेंटेज यहाँ पर चैप्टर चल रहा है और इसके सवाल नंबर हम यहाँ पर 75 तक यानी 75 तक कर चुके हैं। आज 76 सवाल नंबर से आगे करने वाले हैं और ये है हमारी क्लास नंबर 11। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल नंबर 76 यानी 76 है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर 2000 हो तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। यानी कि सवाल नंबर 76 है कि यहाँ पर जो है एक गांव में बच्चों की जो जनसंख्या है उसमें 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है। अब साल है यहाँ पर 2003 और हमें निकालना है साल 2000 यहाँ पर 6 का। तो आप जानते हैं कि 2003 से 6 तक जो है यहाँ पर 3 वर्ष बीत चुके होंगे, यानी 3 वर्ष बाद वाली हमें जनसंख्या निकालनी है। जो 2003 में जो जनसंख्या है बच्चों की वो यहाँ पर 2000 है, 2000। इसमें 3 वर्ष तक लगातार वृद्धि हुई तो हमें 2006 की जनसंख्या बतानी है। अब वृद्धि हो रही है यहाँ पर 10% वार्षिक की दर से। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/10 होती है, यानी 10 लोगों में से एक जो व्यक्ति है यहाँ पर बढ़ जाता है। 10 में से एक व्यक्ति बढ़ता है तो एक वर्ष में जो जनसंख्या हो जाएगी वो यहाँ पर 11/10 होगी अपने आप का, यानी 10 में 1 की वृद्धि तो 11/10। ये पहले वर्ष की। उसी प्रकार दूसरे वर्ष की होगी 11/10, उसके बाद तीसरे वर्ष की होगी यहाँ पर 11/10, यानी कि 3 वर्षों में कुल इतनी वृद्धि हो जाएगी और ये जनसंख्या होगी यहाँ पर। अब इसको अगर हल करें तो यहाँ पर नीचे की 3 जीरो से यहाँ पर ये जो है 3 जीरो यहाँ पर कट जाएंगी। उसके बाद अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 11 × 11 यानी कि 121, 11 का वर्ग, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये 11 दूनी 22, 121 × 22 करना है तो यहाँ पर ये 22 का 2 हासिल का 2, 22 दूनी 44, 2 46 हासिल का 4 और 22 का 22 4 यहाँ पर हो जाएंगे 26, यानी कि 2662 जो है जनसंख्या बच्चों की हो जाएगी 2003 से लेकर 6 तक। उसके बाद सवाल नंबर अगर हम देखें यहाँ पर अगला सवाल है 77 यानी 77। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या जो है 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। सवाल नंबर यहाँ पर हमारा जो 77 है, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में यहाँ पर 5% की कमी होती है। 2 वर्षों की बात चल रही है। पहले वर्ष में जो है कस्बे की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी होती है। तो 2 वर्षों के जो प्रारंभ में हमें जनसंख्या निकालनी है। मैंने मान लिया कि वो जनसंख्या जो थी यहाँ पर x थी। अब पहले वर्ष यहाँ पर 5 की वृद्धि हो गई तो कुछ जनसंख्या हो गई होगी। उसके बाद दूसरे वर्ष 5% की यहाँ पर कमी होगी तो कुछ जनसंख्या होगी, और जो दूसरे वर्ष के बाद जो जनसंख्या यहाँ पर जो बची हुई है वो है यहाँ पर 7980। 7000 यहाँ पर 980 जो है जनसंख्या बची होगी। हमें निकालना है वर्ष के यानी 2 वर्ष पहले जो प्रारंभ में जो जनसंख्या थी यानी कि x का मान हमें निकालना है। अब 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर जो होती है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी पहले वर्ष में 20 पर 1 की वृद्धि हुई। 20 पर 1 की वृद्धि होगी तो पहले वर्ष के अंत में जो जनसंख्या हो जाएगी वो यहाँ पर 21/20 होगी, क्योंकि 20 पर 1 की वृद्धि हो गई तो 20 और 1 21/20। और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो जाती है, यानी कि 20 लोगों में से एक व्यक्ति की कमी हो जाती है दूसरे वर्ष में। तो दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर 1 कमी करके 19/20 यहाँ पर होगी, 19/20 होगी। अब इसको हल करके हमें x का मान निकालना है, यानी कि 2 वर्ष पहले की प्रारंभ में जनसंख्या जो थी। अगर हम इसको 21 से डिवाइड करें इधर तो ये जाएगा 21 × 63, बचेगा यहाँ पर 9 और 7 यहाँ पर 16, यानी कि 168। तो 21 × 8 168 होंगे, यानी कि 380 हो जाएंगे। उसके बाद ये 19 से जाएगा 20 बार में। हमें x का मान निकालना है तो x के मान में यहाँ पर 20 का वर्ग 400 और 20 में गुणा होगा, यानी 20 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएंगे 8000। तो 2 वर्ष पहले या वर्ष के प्रारंभ में जो जनसंख्या थी वो यहाँ पर 8000 थी। अगला है हमारा सवाल नंबर 78। सवाल नंबर 78 में लिखा है 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि यह प्रतिवर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ रही हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है। एक
यहाँ पर जो है सवाल नंबर 71, एक कस्बे की जो जनसंख्या है यहाँ पर 1,60,000 थी, 1,60,000 थी। अब इसमें 3 वर्षों तक लगातार वृद्धि हुई। पहले वर्ष तक यहाँ पर 3% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में यहाँ पर 2.5% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में जो है यहाँ पर 5% की वृद्धि होती है। अगर हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 3% का मान आएगा यहाँ पर 3/100, यानी कि ये कटेगा नहीं, यानी कि पहले वर्ष में 100 लोगों पर 3 लोगों की वृद्धि हुई। अगर 100 में 3 की वृद्धि हुई तो पहले वर्ष के अंत में जो जनसंख्या होगी वो यहाँ पर 1,60,000 का 103/100 यहाँ पर होगी, यानी कि अपने आप का 103% होगी, यानी 103/100। उसके बाद दूसरे वर्ष की बात करें तो 2.5% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 2.5% अगर यहाँ पर हटाऊँ तो बटे में आएगा 100 और दशमलव अगर यहाँ पर हटाऊँ तो एक अंक है तो 1 0, ये 25 से जाएगा 40 बार में, यानी कि 1/40। यहाँ पर जो है दूसरे वर्ष में जो वृद्धि हुई 1/40 हुई, यानी 40 लोगों पर 1 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या होगी वो अपने आप का 41/40 होगी, यानी कि 40 में 1 की वृद्धि 41/40। उसके बाद जो है यहाँ पर 5% की वृद्धि होती है तीसरे वर्ष के अंत में। अब 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप जानते हैं 1/20 होती है, यानी 20 लोगों पर 1 की वृद्धि हुई तो ये जो जनसंख्या है वो अपने आप का 21/20 हो जाएगी। अब हमें केवल इस इक्वेशन को सोल्व करना है, 3 वर्ष के बाद जो है जनसंख्या इतनी रहेगी। यहाँ पर जो है इन 4 जीरो से यहाँ पर नीचे की ये 4 जीरो यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे है यहाँ पर 4 दूनी 8, तो 8 से ये 16 चला जाएगा 2 बार में। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी जो संख्याएं हैं यहाँ पर 41 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू में 2 का अगर मल्टीप्लाई मैं 103 में करूँगा तो ये आएगा 206। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 21 का 41 में करते हैं, 21 का 21 हासिल का 2, 21 चौक 84, 2 यहाँ पर 86, यानी 861। इसका मल्टीप्लाई 206 में करना है, तो 206 का एक बार फाड़ा पड़ेंगे यहाँ पर, 206 कम 206 के यहाँ पर 6 हासिल का आएगा 20 और 206 छक्के यहाँ पर 1200 और 6 छक्के यहाँ पर 36, यानी 206 छक्के हो जाएंगे 1236। 1236 में अगर 20 जोड़ें तो ये आएंगे 1256। 1256 का भी यहाँ पर 6 लिखा, हासिल आएगा यहाँ पर 125। अब 206 अट्टे हो जाएंगे यहाँ पर 1648 और 125 यहाँ पर होंगे 1773, यानी यहाँ पर 1,77,366 जो है हमारा आंसर होगा। इतनी जनसंख्या हो जाएगी। अगला है हमारा यहाँ पर सवाल नंबर 79 यानी कि 79। सवाल में लिखा है एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, कितने वर्षों में इसका मूल्य जो है यहाँ पर 3,64,500 हो जाएगा। सवाल नंबर यहाँ पर 79 है। एक मकान का जो मूल्य है यहाँ पर 5 लाख रुपए है, एक मकान का मूल्य जो है 5 लाख रुपए है। प्रतिवर्ष जो है इसमें 10% की कमी आती है। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है यहाँ पर 1/10 होती है, यानी कि 1/10 की यहाँ पर कमी आ रही है, 1/10 की कमी आ रही है, यानी 10 रुपये पर 1 रुपये की कमी आ रही है। तो कितने वर्षों में जो है ये 3,64,000 हो जाएगा। माना कि यहाँ पर n वर्षों में होगा। अगर मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तो पहले वर्ष में जो कमी आएगी वो यहाँ पर 9/10 हो जाएगा। 1/10 की कमी आने पर इसका जो मूल्य है वो यहाँ पर 9/10 होगा। और ऐसा कितने वर्षों तक चला, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर n वर्षों तक चला और n वर्षों बाद जो मकान का मूल्य होगा वो यहाँ पर 3,64,500 रुपये होगा सवाल के अनुसार। इसे हल करके हमें n का मान निकालना है। तो यहाँ पर दोनों साइड 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ये कट जाएंगे। उसके बाद 5,000 को उधर बटे में ले जाएं तो ये आएगा 9/10 की घात यहाँ पर n और ये आएगा 3,645 बटे में यहाँ पर 5,000। दोनों ऊपर और नीचे 5 से डिवाइड करने पर तो ये जाएगा 5 7 35। उसके बाद यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 नाम 45 और ये जाएगा 1,000 बार में। ये है 9/10 और ये है n। बाकी का यहाँ पर 729/1000 है। अब इसको भी 9/10 के घात के रूप में अगर हम लिखें तो 729 को लिख सकते हैं 9 की घात 3 और 1,000 को लिख सकते हैं 10 की घात 3, यानी इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है
9/10³ लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर हम दोनों साइड देखें तो इनके जो बेस है यहाँ पर समान है, बेस यहाँ पर इक्वल है। अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को भी इक्वल कर देते हैं, यानी n का मान जो है यहाँ पर 3 आएगा। यानी कि 3 वर्षों में जो है इसका मूल्य 10% की बार से कमी के बाद 3,64,500 रुपये होगा। n बराबर 3 वर्ष हमारा आंसर होगा। अगला जो सवाल है इसी प्रकार का है हमारा, यहाँ पर सवाल नंबर 80 यानी कि 80। एक व्यक्ति जो है 72,900 रुपये में एक भूखंड खरीद कर उस पर 13 यहाँ पर जो है 1,33,100 रुपये की लागत में मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य पर 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य पर 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य जो है समान होगा। सवाल नंबर है हमारा 80। सवाल नंबर 80 में लिखा है एक व्यक्ति ने जो है 72,900 में एक भूखंड खरीदा। यानी एक व्यक्ति ने 72,900 रुपये में एक भूखंड को खरीदा और उस पर जो बिल्डिंग बनाई वो बनाई यहाँ पर 1,33,100 रुपये की। 1,33,100 रुपये में उसने यहाँ पर बिल्डिंग बनाई। अब इन दोनों में क्या हुआ कि प्रतिवर्ष भूखंड का जो मूल्य है वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है और बिल्डिंग का मूल्य 10% वार्षिक दर से कम हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो कितने वर्षों में ये जो है समान होगा। अगर 10% वार्षिक दर से बढ़ रहा है भूखंड का मूल्य, 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, यानी कि 10 पर 1 की वृद्धि हो रही, यानी कि जो उसका मूल्य होगा वो 11/10 होगा। और माना कि ये n वर्षों तक चला, उसका मूल्य जो है n वर्षों तक चला, वृद्धि होते होते बढ़ता गया। उसके बाद जो अगर बिल्डिंग का मूल्य है वो 10% वार्षिक दर से कमी हो रही, यानी 10%, 10 पर अगर 1 की यहाँ पर कमी हो, 10 पर 1 की कमी हो तो उसका जो मूल्य होगा यहाँ पर 9/10 बचेगा, 9/10 बचेगा। और यहाँ पर जो है ये भी n वर्षों तक चला। अब यहाँ पर जो है भूखंड का जो मूल्य है यहाँ पर बढ़ रहा है और जो यहाँ पर जो बिल्डिंग का मूल्य है वो कम हो रहा है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल होंगे। मैंने मान लिया कि n वर्षों बाद इक्वल होंगे और इक्वल होंगे तो इन दोनों को इक्वल ही करना है। उसके बाद इस इक्वेशन को अगर हम हल करके n का मान निकालें तो हमारे जो है वर्ष आ जाएंगे। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो चली जाएंगी। और अगर देखें तो ये भी 10 की घात n है बटे में और ये 10 की घात n, तो 10 की घात n से 10 की घात n भी कट जाएगी, यानी कि ये बचेगा 11 की घात यहाँ पर n और 9 की घात n, ये इधर है तो इसको बटे में लिया और 9 की घात n बराबर के उस साइड यहाँ पर ये 1331 बचेगा और ये 729 जो है बटे में जाएगा। इसको अगर लिखें तो ये 11/9 हो जाएगा और इसकी घात टोटल n, इसको भी 11/9 के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो 1331 11 का घन होता है, यानी 11 की घात 3 और ये 9 का घन यानी 9 की घात 3, तो ये जाएगा 11/9 की घात 3। यहाँ पर भी बेस इक्वल है तो यहाँ पर पावर यानी घात को भी इक्वल कर देंगे। n बराबर भी यहाँ पर 3 वर्ष ही आएगा। हमारा आंसर होगा 3 वर्ष, यानी 3 वर्षों में जो है इन दोनों के मूल्य जो है इक्वल यानी समान होंगे। उसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 81 81। 72 बच्चे एक कक्ष में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो चलो यहाँ पर लिखा है कि कतार में जो बच्चों की संख्या है, सवाल नंबर यहाँ पर 81। कतार में यानी कि यहाँ पर रो में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर कतार मतलब रो, ROW रो, और यहाँ पर कॉलम। अब सवाल में लिखा है कि रो में जो बच्चों की संख्या है वो कॉलम में बच्चों की संख्या से जो है 12.5% अधिक है। 12.5% अधिक है। 12.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो यहाँ पर 1/8 होती है, यानी 1/8 अधिक है। क्या अधिक है? सवाल में लिखा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या स्तंभ में बच्चों की संख्या से इतनी अधिक है, यानी कि अगर स्तंभ में कॉलम में अगर बच्चों की संख्या 8 यूनिट है तो यहाँ पर जो कतार में बच्चों की संख्या होगी वो इससे एक ज़्यादा होगी, यानी कि 9 यूनिट होगी। और जो कुल बच्चे हैं वो हैं यहाँ पर जो है 72 बच्चे हैं। कुल बच्चे अगर निकालने हैं तो ये इसमें कतार है,
मान लो कि ये बच्चे बैठे हैं 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6। यहाँ पर अगर हम कतारों की बात करें तो कतार यहाँ पर कितनी है, 2 कतार हैं, एक ये वाली कतार है और एक ये वाली। और अगर स्तंभों की बात करें तो स्तंभ यहाँ पर 3 है, स्तंभ 3 है। अगर 2 कतार और 3 स्तंभ है तो यहाँ पर जो कुल बच्चे आएंगे वो 2 × 4 यानी 6 आएंगे। यानी कि अगर हमें कुल बच्चे निकालने हैं तो इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई होता है रो और कॉलम में बच्चों की संख्या का। अब अगर यूनिट के हिसाब से देखें, यहाँ पर रेशियो के हिसाब से देखें तो 9 और 8 का जो मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर 72 यूनिट आएगा। यानी 72 यूनिट बच्चे हैं यहाँ पर ये अनुपात के हिसाब से। और जो सवाल है, सवाल में भी जो बच्चों की जो संख्या है वो 72 ही है। यानी 72 यूनिट का मान 72 है तो 1 यूनिट का मान 1 बच्चा आएगा। और यहाँ पर हमें निकालना है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। कतार यानी कि रो में बच्चों की जो संख्या है वो यहाँ पर 9 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 1 बच्चा तो 9 यूनिट का मान 9 बच्चे होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9 बच्चे। उसके बाद सवाल नंबर है हमारा 82 यानी कि 82। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, यानी क्षेत्रफल में बताना है। एक आयत की लंबाई में जो है यहाँ पर 10% की वृद्धि कर दी गई और उसकी चौड़ाई में जो है 10% की कमी कर दी गई। तो इस सवाल को पढ़ने से ही लग रहा है कि ये जो सवाल है यहाँ पर सक्सेसिव मेथड का है। यानी कि एक यहाँ पर जो है x का मान 10% से बढ़ रहा है और जो y का मान है यहाँ पर 10% से कम हो रहा है। ये है हमारा सवाल नंबर 82। अगर 10% से बढ़ रहा है, 10% से कम हो रहा है तो हमारा जो सक्सेसिव का मेथड है, फॉर्मूला होता है प्लस माइनस का x प्लस माइनस का y और प्लस माइनस का यहाँ पर x × y बटा 100। इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम देखें तो 10 की वृद्धि हो रही और फिर बाद में 10 की कमी हो रही और वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि 10 × 10 और बटा में यहाँ पर 100। ये 10 - 10 तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 100 से ये 100 भी कट जाएंगे, यानी कि -1 बचेगा। यानी कि 1% की जो है यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल में कमी आ जाएगी। ये होगा हमारा आंसर। सवाल नंबर है हमारा अगला 83। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी सक्सेसिव का है क्योंकि वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। अगर इसकी प्रत्येक भुजा में जो है 30% की कमी हो रही है तो यहाँ पर जो है x का मान भी 30% से घट रहा है और y का मान भी 30% से घट रहा है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। सवाल नंबर 83 यानी 83 है। दिया है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की कमी हो जाती है। 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10% की होती है 1/10, तो 30% की होगी यहाँ पर 3/10, यानी 3/10 की जो है यहाँ पर कमी हो जाती है। कमी नहीं, सॉरी, यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 30% के हिसाब से यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, 3/10 की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले अगर वर्ग की वजह 3 थी तो अब बढ़कर वो हो जाती है यहाँ पर 10 में 3 की वृद्धि यानी 13 हो जाती है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा पहले 10 थी अब 13 हो गई। पहले क्षेत्रफल यहाँ पर 10 का वर्ग यानी कि 100 होगा, तो अब जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो 13 का स्क्वायर बनेगा यानी 169 बनेगा, यानी कि 169 बनेगा। पहले क्षेत्रफल था 100 अब हो गया 169, तो इसमें जो वृद्धि हुई है वो यहाँ पर 69 की हुई है और 100 पर हुई है। और 100 में जो चेंज होता है वो सीधा प्रतिशत में ही होता है, यानी कि 69% की यहाँ पर जो है वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, वर्ग के क्षेत्रफल में। किताब में जो आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है जो कि 60% है, गलत है, उसमें 60% गलत है। यहाँ पर जो है हमारा 69 आंसर जो है सही होगा। सवाल नंबर है हमारा 84। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल जो है पूर्ववत रहे। सवाल नंबर है यहाँ पर 84 दिया है कि आयत के क्षेत्रफल की, आयत का जो लंबाई है, आयत का क्षेत्रफल यहाँ पर जो है कांस्टेंट रखा गया है। यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पर लंबाई और इनटू में यहाँ पर चौड़ाई है, लंबाई इनटू में चौड़ाई। अब सवाल में लिखा है कि क्षेत्रफल को हमें कांस्टेंट रखना है। हम जानते हैं कि जब दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट होता है इनटू होता है, अगर वो कांस्टेंट है, निश्चित है, तो एक वैल्यू जो है जिस अनुपात में चेंज होती है दूसरी उसके रिवर्स अनुपात में चेंज होती है। लंबाई के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि लंबाई जो है, लंबाई में यहाँ पर
60% की वृद्धि हो जाती है। आप जानते हैं कि 10% या फिर इसको क्या मिला है 20% जो होता है 20% यहाँ पर 1/5 होता है 1/5। अगर मुझे 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 3/5 होगी। यानी कि जो लंबाई है उसमें 3/5 की वृद्धि हो जाती है। अगर लंबाई पहले 5 थी तो 5 से बढ़कर 5 से 3 ज़्यादा वृद्धि होकर ये 8 हो जाती है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट को हमें कॉन्स्टेंट रखना है, निश्चित रखना है। तो अगर लंबाई 5 से 8 में बदली है तो यहाँ पर जो चौड़ाई होगी वो यहाँ पर 8 से 5 में बदल जाएगी, यानी चौड़ाई में जो है 8 से 5 तक की कमी हो जाएगी। यहाँ पर जो कमी हुई है वो यहाँ पर देखना, तो यहाँ पर 3 यूनिट की कमी हुई है, 3 यूनिट की कमी हुई है और वो हुई है यहाँ पर 8 पर। इसको अगर परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100 करके प्रतिशत का साइन लगाइए। इतनी कमी करनी पड़ेगी उसकी चौड़ाई में, यानी कि ये हो जाएंगे यहाँ पर 300/8%। 300/8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8 तिया 24, 6 बचेगा 8 7 57, यानी 37.5% की कमी करनी पड़ेगी उसकी चौड़ाई में, तब जाके उसका जो क्षेत्रफल जो है नियत रहेगा, पूर्ववत यानी पहले जैसा ही रहेगा। उसके बाद हमारी क्लास का सवाल नंबर है लास्ट, सवाल नंबर 85। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सवाल नंबर है यहाँ पर 85 यानी कि 85। दिया है कि किसी वृत्त की जो त्रिज्या है, मैंने मान लिया त्रिज्या r है, त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 50/100, यानी कि 1/2। यानी कि वृत्त की त्रिज्या अगर पहले 2 यूनिट थी तो 2 यूनिट से बढ़कर उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 3 यूनिट हो जाती है। हमें निकालना है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल देखें तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है यहाँ पर πr², यानी कि पाई तो पहले भी पाई ही थी और अब भी पाई रहेगी, पाई से इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें देखना है तो पाई तो यहाँ पर कांस्टेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें देखना है केवल r² की वजह से इस पर जो है फर्क पड़ेगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल पहले अगर वृत्त की त्रिज्या 2 थी तो क्षेत्रफल होगा r², यानी 2 का स्क्वायर 4। और अब अगर वृत्त की त्रिज्या में 1 की वृद्धि हो जाती है, 2 पर 1 की वृद्धि हो जाती है, यानी 3 हो जाती है उसकी त्रिज्या, तो जो क्षेत्रफल होगा 3 का वर्ग यानी कि 9 होगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा 4 से 9 का। कितने यूनिट का परिवर्तन आया? तो आप बोलेंगे यहाँ पर 5 यूनिट का परिवर्तन हुआ, और 5 यूनिट का जो चेंज यहाँ पर आया है वो 4 पर आया है, यानी 5/4 क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। इसी को अगर प्रतिशत में लिखना है तो इंटू में 100 कीजिए और प्रतिशत का साइन लगाइए। 4 से ये जाएगा 25 बार में, और 25 पंजे यहाँ पर होंगे 125, यानी कि वृत्त के जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आएगा वो 125% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। ये था हमारी इस क्लास का लास्ट सवाल। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।